हम आज भी गुलाम और परतंत्र हैं। कल पहले एपिसोड के भाग में हमने आपको बताया, जिसमें हमने आपको बताया कि इंग्लिश में जो भी शब्द होते हैं उसका मतलब कुछ और होता है और हिंदी में जो शब्द होते हैं उसका मतलब कुछ और होता है। दोनों का डिफिनेशन अलग अलग होता है। जिस प्रकार से रिलीजन इंग्लिश का वर्ड है और लोग क्या समझते हैं, रिलीजन मतलब धर्म समझते हैं, जबकि रिलीजन मतलब धर्म नहीं होता। रिलीजन मतलब संप्रदाय भी नहीं होता। संप्रदाय सबके साथ जो समान व्यवहार करे वो उसको बोलते हैं संप्रदाय। लेकिन रिलीजन का मतलब संप्रदाय भी नहीं होता। रिलीजन का मतलब होता है समुदाय। रिलीजन का मतलब होता है मजहब। उसी तरीका से रिपब्लिक का अर्थ गणतंत्र नहीं होता। रिपब्लिक का मतलब जनतंत्र नहीं होता, वो जनता तक का तंत्र नहीं होता। उसी प्रकार से इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्रता नहीं होती, आजादी नहीं होती। दोनों के डिफिनेशन अलग अलग होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से कभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंग्लिश का शब्द ले लीजिए, उसका मतलब कुछ और होता है, हिंदी का मतलब कुछ और होता है। जैसे ट्रेड, इंग्लिश में है ना TRADE, ट्रेड का मतलब व्यापार नहीं होता। ट्रेड का मतलब होता है लूट मार, शोषण करके लूट लेना किसी को। ट्रेड मतलब ये होता है, लेकिन हमको सिखाया गया कि ट्रेड मतलब व्यापार होता है। तो अंग्रेजी के भ्रम जाल में पड़ करके हम विदेशियों को गुलाम हो गए और हम आज तक शोषित हो रहे हैं। आज हम गुलाम हैं और ये अनुभूति हमें होती है कि आज हम परतंत्र हैं, दूसरे के बनाए हुए तंत्र पर हम चल रहे हैं और चलते हैं। अंग्रेजों ने जो तंत्र बनाकर दे दिया उसी को हम आज पालन कर रहे हैं, सब चीज चल रहा है। तो उसी में मैंने आपको बताया था कि गणतंत्र दिवस जो आप मना रहे हैं इसका वास्तविक स्वरूप क्या था कि 26 जनवरी 1835 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया था कि भारत के समस्त भूमि जो है वो ब्रिटिश काउंसिल का हो गया। और फिर 26 जनवरी 1935 ईस्वी को उन्होंने कहा कि चूंकि भारत का भूमि पूरा अधिकरण हमने कर लिया, पूरे भारत का संपत्ति मेरा है, इसलिए हम यहाँ पर अपना संविधान लागू करते हैं। और वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्होंने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसको उन्होंने संविधान के रूप में लागू किया था। और वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो संविधान था अंग्रेजों का 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसी का नाम हुआ रिपब्लिक। पब्लिक मतलब जनता और री मतलब परिवर्तन। जनता के लिए परिवर्तन किया गया, क्या नियम कानून संविधान। तो 26 जनवरी 1950 को वही कानून आपको लागू हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि जो संविधान अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर 1000 साल तक शासन करने के लिए और शोषण करने के लिए भारतीयों को, वही संविधान आज देश में चल रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि हम तो गुलाम हैं, हम तो परतंत्र नहीं हैं। और ये ऐसा ही नहीं हुआ, इसमें बहुत सारा चालबाजी हुआ है। 1947 के दौरान बहुत चालबाजी हुआ है, क्योंकि हमारे जो नेता थे कुछ कितना भी वो अंग्रेजियत में क्यों न डूबे हों, लेकिन कुछ भारत के नेता ऐसा लोग थे जो बंटवारा नहीं होने देना चाह रहे थे। तो बीच में अंग्रेजों, मैंने आपको कल भी बताया कि किस तरीका से भारत का बंटवारा करने के लिए कानून बनाया गया था और क्या क्या रणनीतियां हो गई और सत्ता परिवर्तन यानी ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट किस प्रकार से हुआ था और समझौता किस प्रकार से हुआ और उस समझौता में कौन कौन से अंग्रेजों ने शर्त रखी और किस प्रकार से हमारे नेताओं ने अपने सत्ता को हथियाने के लिए उस शर्त को मानते चले गए। उन शर्तों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे कि और क्या क्या शर्तें थी। लेकिन सब कुछ जानने के पहले, शर्त जानने के पहले, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट का शर्त जानने के पहले कुछ पहलुओं पर नजर डाल लेते हैं कि वो समझौता करने के आखिर नौबत क्यों आई। नौबत इसलिए आई कि दो नेता इस देश में खड़े हुए, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ये कहते थे कि भारत का तो प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना जो ये कहता था कि मैं तो भारत का 2 टुकड़ा करवाऊंगा और मैं तो पाकिस्तान का बनूंगा प्रधानमंत्री।
और ये अंग्रेजों का चालबाज था। कैसे? क्योंकि भारत का कोई भी नेता इस बात के लिए तैयार नहीं था कि भारत का दो टुकड़े हो। यहां तक कि दुरात्मा गांधी ने यह कहा था कि भारत का अगर बंटवारा होगा तो मेरे लाश पर होगा, यहां तक उन्होंने कह दिया था। लेकिन यह भी सब कुछ जुमला था। वो कैसे जुमला था वो समझ में आपको आएगी। क्या हुआ कि अंग्रेज देखे कि हमारी तो सत्ता को हिला दिया था कौन? हिटलर। और हिटलर के वजह से इतना ब्रिटेन कंगाल हो गया था अपने अर्थव्यवस्था में और सभी तर्कों में कि वो विवश हो गया था कि अब भारत को हमें आज़ाद करना ही पड़ेगा, वापस हमें आना ही पड़ेगा। तो आपको हिटलर और सुभाष चंद्र बोस ये दो लोग थे जिसके कारण विवश हुए थे। अंग्रेज भारत में छोड़कर भागने पर विवश और मजबूर हुए थे। लेकिन आप एक इतिहास है कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था। मतलब पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के देशों पर उनका 72 से 78 देशों पर उनका राज और शासन चलता था। तो जिस देश को वो छोड़ते थे उसको खंड खंड में तोड़ करके और तब वहां से आते थे और उसको डोमिनियन स्टेट घोषित करते थे। मतलब डोमिनियन स्टेट का मतलब कि ये जो हमने है सिर्फ यहाँ से मैं जा रहा हूँ, बाकी हमारा सारा नियम कानून व्यवस्था अंग्रेजियत सब चीज वैसे के वैसे ही चलती रहेगी और जब हमारा मन करेगा तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा आधिकारिक नियमतः कानूनी रूप से ये सब चीज हमारा है। मतलब इस पर ब्रिटिश काउंसिल का अधिकार है, उसको बोलते हैं ब्रिटिश काउंसिल का क्षेत्र, मतलब डोमिनियन स्टेट। तो भारत को खंड खंड में तोड़ना चाहते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो 565 से ज्यादा रियासतें थीं, मतलब राजाओं के यहाँ पर शासन था, वो राजा सारे एकजुट हुए थे कुछ को छोड़ करके। और जो छोड़ करके और जितने भी बचे उन्होंने ये कह रखा था कि कोई भी अगर राजा अगर भारत के अलावा खुद का अगर तोड़ करके और देश बनाने का अगर सोचेगा तो उसको युद्ध करना पड़ेगा। एक से दूसरे राजा और एक तरफ थे क्रांतिकारी लोग। तो उस समय समस्या ऐसी आएगी कि भैया हम तो भारत में ही रहेंगे। अंग्रेज ये देखे कि वो तोड़ नहीं पा रहे हैं तो इसको तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, एक व्यूह का रचना किया। और उस व्यूह का रचना क्या किया कि भाई पहले ही उन्होंने दो महारा को तैयार कर रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों लोग जो थे लंगोट के कच्चे थे। ये इंग्लैंड में एक हायरो नाम का स्कूल था, दोनों हायरो स्कूल में पढ़ा करते थे। उसमें एक एडमीना नाम की लड़की थी जिस पर इन दोनों लोगों का चक्कर चलता था। ये अंग्रेजों को पता था और ऐसा उन्होंने करवाया था जानबूझ करके। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ जब लॉर्ड माउंटबेटन था गवर्नर जनरल, तो उसको प्रोजेक्ट दिया गया ब्रिटिश काउंसिल से कि एक काम करो, तुम एडवीना से शादी कर लो। तो उसने कहा कि मैं तो शादी करने से रहा। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप शादी करो चाहे मत करो, लेकिन ऑफिशियल तौर पे करो, क्योंकि हमें भारत में इस प्रकार से साजिश रचनी है। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वीकार किया है कि मेरा जो विवाह हुआ एडमीना के साथ में बस एक मुहामुही था, जैसे ईसाइयों में होता है ना, बस मुसलमानों में होता है कि हम कबूल हैं और ईसाइयों में क्या है कि हम स्वीकार करते हैं। तो उसने डायरी में लिखा है कि मैंने एक रात भी एडमीना के साथ मैंने रात नहीं गुजारी, मैंने नहीं सोया। तो कहने का अर्थ है कि एडमीना को भेजा गया भारत ब्लैकमेल करने के लिए। अब एडमीना जवाहरलाल नेहरू के पास जाती है, अवैध संबंध बनाती है और उसका फोटो और वीडियो कैद कर लेती है। फिर वही एडमीना जाती है मोहम्मद अली जिन्ना के पास और उसका वीडियो बनाती है अवैध संबंध का और ब्लैकमेल करती है दोनों लोगों का। जवाहरलाल नेहरू से कहती है कि भाई तुमको भारत का प्रधानमंत्री बनना है और तुमको एक अलग देश की मांग करनी है। अब इसमें वो फंस गया, बोला क्यों?
बोला कि नहीं तुम ऐसा करोगे तो ये देख लो फोटो और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं छपवा दूंगी। फिर भारतीय लोग तुम्हारा क्या हश्र करेंगे और न्यायाधीश और जज तुम्हारे साथ क्या करेंगे, सूली पर लटकाएंगे, क्या करेंगे वो तो बाद में होगा। अब ये फंस गया। यही बात मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हो गया, वो भी फंस गया कि भाई पाकिस्तान के मांग मुझे करना है। क्योंकि 1947 के दौरान ना ये हिंदू और मुस्लिम का उतना ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि अंग्रेज दोनों पर शोषण करते थे। ऐसा नहीं था कि लगान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था, नहीं, मुस्लिम भी अगर खेती कर रहा है तो उस पर भी लगान 90% उससे भी लेना है, इससे भी लेना है, दोनों से टैक्स बराबर लेना है। तो दोनों पीड़ित हो रहे थे, दोनों शोषित हो रहे थे। हम जब इतिहास के पन्ने में देखते हैं तो कुछ को छोड़ करके, कुछ मुस्लिम को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता भी थे जो साथ साथ में लड़ रहे थे। उनका ये मानसिकता नहीं था कि हमें एक अलग देश बनानी है चाहे कुछ भी, लेकिन अंग्रेज उकसाते थे कि देखो तुम्हारे कुरान में तो ऐसा लिखा हुआ है, उसमें तो गजवाए हिंद लिखा हुआ है, उसमें तो ऐसा लिखा हुआ। वो भड़काते थे और ये भड़क जाते थे। और जब कोई कुरान और हदीस पढ़कर देखता था तो ये अंग्रेज तो ठीक ही कह रहे हैं, यही बात है, तो उसमें कुछ बहक जाते थे। तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम टॉपिक पर बात करेंगे। तो क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू गए कहाँ, दुरात्मा गांधी जी के पास, और उन्होंने कहा कि बापू मुझे तो भारत का प्रधानमंत्री बनना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब बनना है तो कांग्रेस पार्टी में एक मीटिंग रखवा देते हैं और वोटिंग करवा लेते हैं कि भाई तुमको कितना वोट मिल रहा है, किसी और नेता को कितना मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि वोटिंग भी हो गई। अब वोटिंग में मात्र एक वोट किसको मिला, सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू को, यानी 2 वोट उसके थे। और मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थन में एक भी वोट नहीं मिला। और बाकी जितना भी वोट था सब सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले। तो ये तो निश्चित हो गया कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बनेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर लकड़ पेच उसने लगा दिया कि नहीं, भारत का प्रधानमंत्री तो तुम ही को बनना है और बापू को मनाओ चाहे जैसे भी मनाओ। अब यहाँ पर घालमेल हुआ, क्योंकि बापू जो है ना इनको बहुत ज़्यादा चाहते थे, भले ये 1000 गलती करें लेकिन इनको ही मानते थे। तो बापू ने ये कहा कि तुम भारत के 2 टुकड़े करवाना क्यों चाह रहे हो। तो उसने कहा कि इसलिए करवाना चाह रहे हैं ताकि मैं मोहम्मद अली जिन्ना को मैं देखना नहीं चाहता। महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि चलो ठीक है, उसको गृह मंत्री बना देंगे या कुछ और मंत्री बना देंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने सदन में या मंत्रिमंडल में उसको चपरासी तक नियुक्त नहीं करूंगा। अब यहाँ पर ये हो गया कि मोहम्मद अली जिन्ना को ये तो चपरासी तक भी नहीं देखना चाह रहे हैं। तो उसको एक मिल गया मोहम्मद अली जिन्ना को कि अब तो पाकिस्तान हम लेकर ही रहेंगे, जबकि प्रायोजित रूप से दोनों था और दोनों शोषित हुआ था। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो गांधी जी थे बीच में फंस रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये तो आज़ादी और स्वतंत्रता लाने की बात हो रही है और मैं तो बोल रखा हूँ कि भारत का बंटवारा मैं नहीं होने दूंगा और होगा तो मेरे लाश पर होगा, और तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं ये बांटना चाहिए। तो गुस्सा हो गए कौन, महात्मा गांधी, और कहे कि ये सत्ता का हस्तांतरण जो तुम कर रहे हो और भारत के 2 टुकड़े तुम बांट रहे हो, इससे हम असहमत हैं। तुमको प्रधानमंत्री बनना है तब बन जाओ, मैं दिल्ली में नहीं रहूंगा। और वहां से आप जानते हैं कि यहाँ से ये दिल्ली से चले गए कहाँ, कोलकाता चले गए गांधी जी कि आपको तुमको जो करना है करो, सत्ता का हस्तांतरण पे तुमको लेनी है चाहे। और वहाँ उन्होंने मंतव्य जारी किया, कब, 15 अगस्त 1947 के बाद में मंतव्य जारी किया था दुरात्मा गांधी ने। जबकि ये पहले ही, जब दुरात्मा गांधी को ये पता चल गया कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन में सभी वोटें आए हैं, उसको प्रधानमंत्री बनाना है, तो उसके समर्थन में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। यहीं पर गद्दारी। दूसरा गद्दारी क्या, दूसरा गद्दारी ये कि पंडित नेहरू को
वचन देना कि ठीक है तुम बन जाना, जो ट्रांसफर ऑफ एग्रीमेंट पे साइन करना है कर जाना, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, तुमको जो करना है करो। और चले जाते हैं कहाँ? बंगाल चले जाते हैं। और यही 15 अगस्त 1947 के आधी रात में सत्ता का हस्तांतरण हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने एक लाल डायरी पर समझौते की कॉपी पर हस्ताक्षर करके और कहा कि आज से हम अपना सत्ता हम आपके हाथ में सौंपते हैं, और जब अंग्रेजों का मन करे, हम लोगों का मन करे 99 साल के अंदर, तब तक हम भारत में आ जाए। इसी समझौते के अनुसार ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 कानून, ये कानून के आधार पर भारत के 2 टुकड़े किए गए, भारत और पाकिस्तान, जिसमें भारत को इंडिया कहा गया, और 2 टुकड़े करने के बाद में ये डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया, देश का दर्जा नहीं दिया गया। डोमिनियन स्टेट मतलब अभी भी ब्रिटेन का शासन भारत पे चल रहा है और उसका जो संविधान है वो भारत पर भी चल रहा है, और उसको रिपब्लिक के नाम पर थोड़ा सा जब माहौल शांत हो जाएगा तो 1935 में जो बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बना है एक्ट, उसको लागू किया जाएगा। ये समझौते की कॉपी में थी और उसी को 26 जनवरी 1950 को लागू की गई थी, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं इस बात को। तो इसमें घालमेल क्या है? घालमेल ये है कि जो दुरात्मा गांधी जानते थे सब कुछ, उनको बंगाल नहीं जाना चाहिए था और उनको देशवासियों को संबोधन करके बोलना चाहिए था कि भाई ये ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट हो रहा है, ये इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत हमें देश का दर्जा न देकर डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया है, और ये स्वतंत्रता नहीं है, ये आज़ादी नहीं है। ये बोलना चाहिए था, संबोधन करना चाहिए था, लेकिन लोगों को गुमराह बना करके ये तीनों लोग और ये चले गए। समझौता की कॉपी में यह भी था कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो जिंदा हैं या मर गए, इसके बीच में जनता को फंसा करके रखना है। मतलब 2 पहलू उसमें तैयार रखना है कि भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा है, और दूसरा पहलू रखना है कि वो मर गए हैं, और जनता को उलझा के रखना है। समझौते की कॉपी में यह भी था कि आज़ाद हिंद फौज का जो भी सैनिक होगा उसको पकड़ करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार और जेल में डालेगी, उसको आतंकवादी घोषित करेगी। समझौता में यह भी था कि जो आज़ाद हिंद रुपया था उसको बैन लगाना पड़ेगा भारत में। समझौता का हिस्सा यह भी था कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद बैंक का निर्माण किए थे बर्मा के अंदर, उस बैंक को बैन करना था। भारत में प्रचलन रुपया का जो था, आज़ाद हिंद रुपया का और उसके बैंक का, वो पूरी तरीका से उस पर ताला लगा देना था। समझौते के हिस्सा में ये भी था। तो बहुत सारे समझौते के हिस्सा थे इसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि इन सब ने धोखा दिया है। कुछ पत्रकार जब ये 15 अगस्त 1947 के आधी रात को जब एग्रीमेंट होने वाला था, तो इसके पहले अंग्रेजों ने सर्वे किया था। क्या सर्वे किया? बहुत सारे ज्योतियों से मिला और बोला कि भारत को किस दिन हमें बांटना चाहिए, किस दिन हमें आज़ाद करना चाहिए। तो बहुत सारे ज्योतिषों, जो कौन सा ज्योति, वो ब्राह्मण नहीं, जो भटके हुए ब्राह्मण हैं, जो पैसे पे बिके हुए हैं, नकली ब्राह्मण हैं, आज भी हैं, वो बताए कि भाई 15 अगस्त की रात में 12 बजे अगर तुम करोगे आज़ाद, तो भारत कभी भी एकमत नहीं होगा और आसुरी शक्तियों का, पैशाचिक शक्तियों का चंगुल में फंस कर के भारत बर्बाद होता रहेगा, वो टूटता रहेगा, वो बिखरता रहेगा। और यही अंग्रेजों ने किया और अभी तक आप देख रहे हैं कि भारत टूटता ही जा रहा है, बिखरता ही जा रहा है। एकता में अनेकता ही भाव आ रहे हैं, हम बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है, एक परिवार भी बट रहा है, टूट रहा है और बिखर रहा है। कोई भी संस्था एक मत नहीं है,
संस्था में रहने वाले लोग संस्था पर ही उंगली उठाते हैं, चाहे वो संस्था अच्छा हो या बुरा हो। बुरा अगर संस्था है तो उसमें लोगों की प्रति और जागरूकता बढ़ रही है, और जो अच्छा संस्था है उसके प्रति नकारात्मक भाव भी पनप रहे हैं। तो ये टूटन जो है ना, भ्रष्टाचार को पैदा कर रहा है, गरीबी, बेकारी, भूखमरी और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। कभी आंकड़ा अगर आपको अगर दिखाना चाहें तो आप अगला सीरीज में हम लेके आएंगे कि 1947 में हम कितना विकसित थे, अभी कितना अविकसित हो चुके हैं। उस समय कितना अमीर थे, आज कितना गरीब हो चुके हैं। उस समय कितना शिक्षा में ऊंचे थे, आज कितना नीचे गिर चुके हैं। हर चीज में बदलाव हो चुका है। उस समय कितना हम आजादी में थे, इतना गुलामी में थे। एक चीज मैंने कल भी बताया था कि समझौता, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के समझौते में यह भी था कि जितने भी राजे रजवाड़े हैं, 565 से ज्यादा रियासत भारत के अंदर, उन सारे के भूमि को हड़प करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ले लिया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन? ब्रिटिश का एक प्राइवेट कंपनी है, ये भारत सरकार नहीं होता। मैं शुरुआत से बता रहा हूं कि इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं उसका मतलब कुछ और होते हैं, उसका डिफिनीशन कुछ और होते हैं, और हिंदी में होते हैं उसका डिफिनीशन कुछ अलग होते हैं, तो दोनों सेम नहीं होते। तो ये समझौता के नियम के हिसाब से भारत में जितने भी राजे रजवाड़े के जमीन थे, जो उन्होंने गरीब लोगों को बांट रखे थे, किसानों को बांट रखे थे, और किसान उस पर खेती करके और खुद का भी प्रजा का पालन पोषण करते थे, और राजा भी पालन पोषण करवाता था अपने रियासत में। वो सारे जमीन कब्जे किसमें? आज भी जितने भी जंगल हैं सब सरकार के अंडर में ही आते हैं। और सरकार कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम समझ, अगर इसका अगर मैं आपको समझाऊं, गवर्नमेंट ये दो शब्द से बना है। गवर्नमेंट, गवर्न का मतलब होता है कंट्रोल करना, और मेंट का मतलब होता है माइंड, यानी माइंड को कंट्रोल जो करे उसी का नाम है गवर्नमेंट। सरकार, अगर हिंदी में इसका भाषांतर किया जाता है सरकार, तो सरकार क्या है? सर और प्लस में कार, दो शब्द से बना है। सर प्रथा को जो प्रचलन में लेके आए, जो चलन में लेके आए, और जो चलाने का प्रयास करे, जो रूल करे, उसी का नाम है सरकार। उसी संस्था संगठन का नाम है सरकार। तो सर, ये गुलामी का जो प्रथा है, नीचे वाला अपने ऊपर वाले को सर बोलेगा, ऊपर वाला अपने ऊपर वाले को सर बोलेगा, उसके ऊपर वाला उसके ऊपर, ये प्राइवेट कंपनियों में ही होता है, सरकारी कंपनियों में भी होता है, हर जगह ये होता है। सर 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 सर, ये सर की जो गुलामी है, ये सर कौन है? सर मतलब होता है शैतान, और कार का मतलब होता है चलाने वाला। ये जो शैतान चला रहा है ना, उसकी गुलामी करने वाला, ये सर की प्रथा की गुलामी करने वाला, हम सब गुलाम हैं और वो हमारे सरदार हैं। तो इस सरकार का मतलब होता है वही जो गुलामी के प्रथा को चलाए रखे और अपने गुलाम को शोषण करते रहे, भाई उसी का नाम है सरकार, जिसको आप बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब माइंड कंट्रोल हमने बताया, सरकार का मतलब। और ये ऑफ इंडिया लगा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का मतलब हमने कहा था, इंडिया मतलब होता है भोसड़ी वाला। अब इंडिया के जो क्षेत्र में रहता है, कौन रहता है भाई? तो इंडियन रहते हैं। इंडिया के क्षेत्र में कौन रहेगा? इंडियन रहेगा। और इंडियन कौन रहेगा? क्योंकि तो वो गुलाम है ना, वो दास है ना। तो इंडियन का मतलब क्या होता है? गुलाम होता है, दास होता है, स्लेव होता है। कभी डिक्शनरी निकाल करके पढ़ा करिए, सब चीज आप लोगों को समझ में आता रहेगा कि इंडियन का मतलब क्या होता है, इंडिया का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सरकार का मतलब क्या होता है। कुछ नहीं आपको जानना है तो मेरा किताब तो पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये तो पूरा कंट्रोल किया ना, लेकर के कब्जा किया भूमि पर, और भूमि पर जब कब्जा कर लिया उसी का नाम दे दिया रिपब्लिक डे, जो 26 जनवरी 1935 का जो संविधान था वही लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा तंत्र कहाँ है?
ये तो सब अंग्रेजों का तंत्र है, चाहे शिक्षा व्यवस्था देख ले, न्याय व्यवस्था देख, जो देखना है वो देख लीजिए। तो कहने का अर्थ है कि समझौते के कॉपी में बहुत सारे शर्तें थीं। कुछ शर्तें कल भी बताया था, कुछ आज भी बताया हूँ, कुछ और भी बता रहा हूँ। और सबसे भयानक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो सुनने में बहुत ही कम आपको आता होगा, और रिसर्च की बातें हैं कि रिसर्च में ये है, समझौता में ये था कि अंग्रेज भारत से तो चले जाएंगे, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी सोने चांदी हीरा मोती के धातुएं पड़े हैं वो सब हम लेके जाएंगे, क्योंकि हम तो आपको आज़ाद कर रहे हैं, और आज़ाद कर रहे हैं तो आप बॉन्ड जारी कर लेना, जितना मन तितना रुपया छाप लेना। अब पंडित नेहरू को और गांधी को लगा कि ये तो सही बात बोल रहा है, हमारे हाथ में बगडोर आ रहा है तो सत्ता परिवर्तन कर ही लेना चाहिए। और क्यों? क्योंकि गांधी भी अंग्रेजों का एजेंट था। कई बार इस बात को बोली जा चुकी है और डॉक्यूमेंट भी कुछ दिखाया जा चुका है। 3 लाख रुपए उस समय 1946 के आसपास में गांधी जी का वेतन था जो अंग्रेज दिया करते थे उनकी जी हजूरी करने के लिए। तो अगर 84 रुपया है, $1 बराबर 84 रुपया, तो उस समय डॉलर में जो उस समय दिया जा रहा था, डॉलर में भी नहीं, पाउंड में, तो लगभग 104 रुपया का पाउंड चल रहा है। 104 रुपया बराबर 1 पाउंड चल रहा है, तो समझिए उतना गुना, यानी 30 लाख रुपए आज के हिसाब से महीना उस समय अंग्रेज दिया करते थे। किसको? दुरात्मा गांधी को, ताकि भारतीयों को तुम नपुंसक बनाओ, भारतीयों को तुम वीरहीन बनाओ, भारतीयों को गुमराह करो, और उनके एकजुटता को खत्म करने के लिए ये दिया करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये आरोप नहीं है, थोड़ा सा और समझिए कि उसके अंदर और क्या था। तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने ये कहा कि हम तो यहाँ से ब्रिटेन जाएंगे, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जितना भी सोना चांदी हीरा मोती के धातुएं हैं वो सारे के सारे लेके जाएंगे, और हम तो आज़ाद करके जा रहे हैं, बॉन्ड अपना जारी कर लेना, लेटर जारी कर लेना, जितना मन तितना रुपया छाप लेना। तो वो लेके वो सारे रुपया लेके चले गए थे। तो 1947 में जितने भी सोने चांदी आदि का सिक्का उन्होंने लेके गया, उसका तो उन्होंने आंकड़ा नहीं दिया, अंग्रेजों ने आंकड़ा कभी नहीं दिया इसका, और न भारतीय आंकड़ा ले पाए कि भाई कितना लूट के तुम ले जा रहे हो। हाँ, कुछ ने शोधकर्ता ने ये कहा कि हम आंकड़ा लगाते हैं कि कितना उन्होंने लेके गए थे। तो वो तो रिसर्च का विषय है ये वाला, थोड़ा आप भी मेहनत करिए कि कितना वो लोग ले गए थे। ये आप पर सवाल हम छोड़ते हैं और एक सवाल का जवाब हम देते हैं कि ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1935 में जब अपना संविधान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम का जो संविधान था भारत पर थोपे, और उस समय कह दिया कि पूरे भारत पर हमारा हुकूमत है, उसकी सारी धन संपत्ति हमारी है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी धन थे वो सारे के सारे लेके चले गए कहाँ? ब्रिटेन। तो इन 100 सालों में नहीं, क्योंकि 1858 में तो विद्रोह ही हुआ था। तो लगभग हम एक आंकड़ा आपको बताते हैं कि अंग्रेज भारत में से कितना लूट के लेके गए हैं। सन 1935 में एक सर्वे किया गया था। वो सर्वे क्या था उस पर थोड़ा हम आपको बताते हैं। दिसंबर 2023 में एक शोध प्रकाशित होता है, ठीक है, और वो जो शोध प्रकाशित होता है वो स्टडीज इन अपील्स इकोनॉमिक इंडियोज पेपर करेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से, और वो डिपार्टमेंट कहता है कि सन 1862 ईस्वी से लेकर के सन 1935 ईस्वी, चूंकि आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापना बैंकरों ने किया था यहाँ पर, तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने के पहले भारत में जितने भी सोने चांदी हीरा मोती का जो यहाँ पर धातु का मूल्यवान वस्तु थे वो सारे के सारे अंग्रेज यहाँ से ब्रिटेन लेके चले गए थे। तो ये जो डिपार्टमेंट है, करेंसी डिपार्टमेंट, ये एक सर्वे करता है, ये एक शोध करता है,
और शोध क्या करता है कि 1862 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी तक भारत में से अंग्रेज कितना लूट करके और ब्रिटेन लेकर आए। और शोध में कहता है S.A. काशी करेंसी बोर्ड, चार्ल्स बिट्रायूब एंड कूट अशूलर द्वारा, मतलब ये शोधकर्ता का नाम है। और दूसरा क्या है, जॉन्स हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी में कुछ शोधकर्मी थे, ये मिल करके और बहुत प्रकार के रिसर्च पेपर उन्होंने देखा और शोध करते हैं कि कितना हमने लूट करके लेकर आए। तो जॉन्स हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी यानी कि ब्रिटेन के शोध और ये जो है जॉन्स हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी में ये शोध किया गया और शोध को पुस्तक के रूप में इसको प्रकाशित भी किया गया और बताया गया कि भारत द्वारा सन 1862 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक, मतलब जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूर्ण रूप से भारत में स्थापित नहीं हो गया था, तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मनी के रूप में भारत के द्वारा 37,440 करोड़ वैध मुद्रा रुपया यानी सोने चांदी में दिया गया है। ये उन्होंने रिसर्च में पाया। यानी हीरा मोती पन्ना जो है उसका आंकड़ा इन्होंने नहीं निकाला, सिर्फ सोना और चांदी के बारे में इन्होंने आंकड़ा निकाला और कहा कि 1862 से लेकर 1935 ईस्वी तक कुल मिलाकर के 37,440 करोड़ वैध मुद्रा रुपया यानी सोने चांदी में दिया गया है, यानी सिक्योरिटी मनी के तौर पे। किसको? बैंक ऑफ इंग्लैंड को दिया गया है। आपको यह भी बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये ब्रिटेन काउंसिल के द्वारा जो नियुक्त है, वहां ब्रिटिश काउंसिल ऑफ ये केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड उसका एक ब्रांच है, उसका एक शाखा है, तो इसको सिक्योरिटी मनी देना रहता है। तो सिक्योरिटी मनी के तौर पे शोध में आया कि 37,440 करोड़ वैध मुद्रा सोना और चांदी के रुपया में दिया गया है। और इस रुपया को सोना के मानक स्टैंडर्ड में अगर हम बदल दें तो कितना सोना होगा, यह आंकड़ा अगर जानेंगे तो कुल 37,440 करोड़ रुपया और भागा में आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 10 रुपया बराबर एक मुहर कहा जाता था। 10 रुपया बराबर एक मुहर, तो 10 रुपया से अगर हम इसमें भागा कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मोहर यहाँ से लेके गए थे, यानी सोने का कितना मोहर यहाँ से लेकर के गए थे। तो अगर हम 10 से भागा करते हैं तो 3744 करोड़ मोहर हुआ, यानी कि 3744 करोड़ सोने का मोहर हुए। अब 3744 करोड़ को हम 11.66 ग्राम से अगर गुना करें, क्यों? क्योंकि एक तोला बराबर होता है 11.66 ग्राम धातु, एक तोला बराबर होता है। तो इसमें अगर 11.66 ग्राम से अगर हम गुना करें और 1000 बराबर 1 किलोग्राम होता है, इसमें अगर हम भाग करें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मोहर थे। तो जब आप भागा करेंगे इसमें 1000 से तो आपको निकल के आएगा 43,67,160 किलोग्राम शुद्ध सोना। यानी कि अंग्रेज यहाँ भारत से लूट कर लेके गए कब? 1935 में, यानी कि 26 जनवरी 1935 को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम का जो संविधान लागू कर दिए कि भारत का आज के बाद में यही संविधान होगा, उस समय ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1934 में जो स्थापित था, स्थापित करने के पहले ये सारे मोहर लेके गए सिक्योरिटी मनी में। तो कितने लेके गए? 43,67,160 किलोग्राम शुद्ध सोना हुआ। अगर इसे टन में अगर बदलें तो एक टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है। एक टन बराबर 1000 किलोग्राम। अगर 1000 से भागा दें तो ये होता है 4,36,700 टन। कितना? 4,36,700 टन होता है, ये शुद्ध सोना हुआ है।
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 1862 ईस्वी से 1935 ईस्वी के बीच भारत से सिक्योरिटी मनी के रूप में लिया गया वैध रुपया है, लूटा गया वैध रुपया है, जो आज भी ब्रिटेन के कब्जे में है, जो यह भारत के 140 करोड़ जनता का सोना है। तो ये सोना कितना होता है? 4,36,700 टन सोना लूट के लेके चले गए। मैं आज कहता हूं कि आज 2025 चल रहा है, इस समय आरबीआई के पास कितना सोना है? लगभग 800 टन सोना है। कितना? 800 टन सोना है। तो जो लूट कर लेके गए उसमें अगर 800 टन से अगर भागा कर दें तो ये हमें पता चल जाएगा कि आज के आरबीआई में जितना सोना है उससे कितना गुना यहां से लूट कर लेके चले गए। तो आपको भागा देना पड़ेगा 43,67,000 टन भागा 800 बराबर 546। ये कैलकुलेशन हुआ कि आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आज 2025 में लगभग 800 टन सोना है। इस 800 टन सोना से 546 गुना ज्यादा सोना अंग्रेज लूट के लेके चले गए 1935 ईस्वी में। ये कितना बड़ा है? 8 से 45, ये 546 गुना ज्यादा। अब एक आंकड़ा अगर आपको बता दें, उस आंकड़ा में यह कहा गया कि अब भारत की जनसंख्या 140 करोड़ अगर मान ली जाए और सोने को प्रति व्यक्ति बांट दिया जाए तो मोहर की संख्या 3744 करोड़ गुना 11.44 ग्राम सोना भागा 144 करोड़ व्यक्ति बराबर 311.92 ग्राम शुद्ध सोना प्रति व्यक्ति के हिस्से में आएगा। मतलब अगर उतने सोने को आज 144 करोड़ जनता में अगर बांट दिया जाए, अभी बांट दिया जाए, तो चाहे वो आज लिया हुआ बच्चा हो या आज के दिन मरने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को कितना सोना आएगा? लगभग 312 ग्राम सोना आएगा। 312 ग्राम सोना आज प्रति व्यक्ति, 312 ग्राम सोना। यानी कि अगर एक परिवार में अगर 5 सदस्य अगर आप मानते हैं कि एक परिवार में 5 से ज्यादा, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार ये सरकार बोल गई 5, तो कहने का मतलब है कि एक परिवार में सोना कितना मिलेगा? 15 लगभग 1.6 किलो। यानी हर घर में 1.5 से 2.25 किलो सोना मिलेगा। उतने सोना को अगर 140 करोड़ लोगों में अगर बांट दिया जाए तो इतना सोना लूट कर लेके चले गए अंग्रेज। ये सिर्फ सोना का हमने बात किया, हीरा मोती पन्ना का बात हमने नहीं किया। और शोध में भी कहता है कि ये सिर्फ सोना और चांदी की बात की गई, बाकी धातुओं की बात नहीं की गई है। और शोध में यही भी कहा गया है कि हमने अनाजों की चर्चा नहीं की है कि भारत से कितना अनाज लूट करके लाया गया, कितने संसाधन लूट कर लेकर आया गया ब्रिटेन में। यह भी उन्होंने शोध के विषय में नहीं कहा। और यह भी नहीं कहा कि जितने भी धातुएं भारत में निकलती है, अबरख, लोहा, कोयला, वो भी लूट के माल में कितना लेकर आया, ये भी हमने आंकड़ा नहीं लगाया। सिर्फ सोना और चांदी का उन्होंने आंकड़ा लगाया। और आज के हिसाब से हर व्यक्ति के घर में लगभग 2.25 किलो सोना मिलेगा। उस समय जो आंकड़ा थी हमारे देश का जनसंख्या था वो 30 करोड़ था, लगभग 1935 ईस्वी के आसपास में। तो उस समय का अगर आंकड़ा मिलाते हैं तो कितना होता बनता है सोना? 1933 ईस्वी में भारत का जनसंख्या लगभग 1935 में भारत का जनसंख्या लगभग 30 करोड़ के आसपास में था। उस समय में अगर 4 करोड़ परिवार अगर मान लिया जाए, मतलब 34 करोड़ अगर 34 करोड़ भी अगर मान लिया जाए, तो अगर इसमें अगर आप भागा देंगे 3744 करोड़ गुना 11.66 ग्राम सोना भागा 4 करोड़ परिवार, ठीक है, 4 करोड़ परिवार बराबर ये आता है
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,917 ग्राम शुद्ध सोना। और इसमें जब 1,000 से भागा देंगे तो ये आएगा लगभग 10.92 किलोग्राम शुद्ध सोना, लगभग 11 किलो सोना। यानी कि 1935 ईस्वी में लगभग इस देश में 30 करोड़ जनसंख्या है, और 30 करोड़ जनसंख्या को अगर 4 करोड़ अगर मान लेते हैं, क्योंकि उस समय संयुक्त परिवार हुआ करता था, तो संयुक्त परिवार में कम से कम अगर 10 सदस्य हैं, भाई भतीजा बाबा दादा मिला करके, तो उनमें अगर ये सोना बांट दिया जाता उस समय तो कितना मिलता 1935 में? हर परिवार को 11 किलो सोना मिलता। ये इतना अंग्रेज यहां से लूट के चले गए। आप समझिए, यह आंकड़ा एक और उसमें बात जोड़ी गई है कि ये आंकड़ा तो सिर्फ अनुमान लगाया गया है कि हमने लूटा कितना, सिर्फ सोना और चांदी को। हो सकता है कि इससे कई गुना अधिक और भी आंकड़ा निकल के आए, लेकिन ये तो सिर्फ मिनिमम की बात की गई है कि कम से कम इतना तो हमने लूट कर लाया ही। फिर आगे कहता है कि यह कम आंकड़ा जानबूझकर शोध में दिखाया गया है, यह आप समझ सकते हैं। फिर भी इस विदेशी शोध के आंकड़ा से हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में सही कहा था। क्या कहा था भाई? लॉर्ड मैकाले जब आया था भारत में, और भारत में पूरा उत्तर पश्चिम और दक्षिण सब जगह उसने घूम लिया, और जब पार्लियामेंट में गया, वहां के ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जब उससे पूछा गया मैकाले से कि तुम ये बताओ कि भारत में क्या देखा, तो लॉर्ड मैकाले ने ये कहा था कि मैं भारत के चप्पे चप्पे जो महानगर बोला जाता है उसमें मैं घुमा हूं, लेकिन भारत में हमने अभी तक एक भी चोर का दर्शन नहीं किया, चोर नहीं देखा, किसी को हिंसा करते नहीं देखा। दूसरे नंबर में बोला, तीसरा नंबर में बोला कोई ठग मैंने नहीं देखा, और चौथे नंबर में बोलता है कि हमने जिसको भी देखा वो जुबान का पक्का होता है, जो बोल देगा वो बोल दिया, वो करेगा, भले उसका व्यापार में घाटा लग जाएगा, लेकिन वो घाटा लग जाए तो लग जाएगा, जो बोल दिया उसी में करेगा। तो जुबान के पक्के होते हैं, जो कह दिया उसी पर अमल करते हैं, ये हमने देखा। और एक भी भिखारी को नहीं देखा, एक भी चोर को नहीं देखा। और भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत अद्भुत है, और हमारे नजर में तो 100% है। उन्होंने ऐसा कहा, मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई अशिक्षित है, क्योंकि जिसके पास मैं जाता हूं वो ऐसा उसके पास ज्ञान है कि मैंने सुना तक नहीं है। ये चीज वो बोला है मैकाले ने। और जब उससे ये पूछा गया कि अच्छा ये बताओ इसका रहस्य क्या है कि इस प्रकार से लोग वहां पर होते हैं, तो 2 चीजें उन्होंने कहा था। एक चीज कि वहां का गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत है, और उसमें पढ़कर निकलने वाले वीर बहादुर पराक्रम होते हैं, और चारों वर्णों के गुण उसमें समाहित होते हैं। चारों वर्ण यानी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वो बताया कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये चारों का गुण उसके अंदर ही समाहित होता है। यानी कि अगर मैंने ये देखा कि अगर कोई ब्राह्मण अगर किसी के यहाँ गया, कोई गुरुकुल में पढ़ा हुआ व्यक्ति किसी के यज्ञशाला में गया या किसी के घर में गया, तो ये नहीं देखा कि मैं बड़ा हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं ये नहीं करूंगा। वो पत्तल उठाने लगता है, वो सेवा करने लग जाता है, वो पानी पिलाने लगता है। माने उसके अंदर दया भाव भी है। वो ये नहीं देखता कि ये चीज सिर्फ शूद्रों को ही करना है, चाहे उनको ही करना है, स्वयं से भी करने लगता है। यानी चारों गुण उसके अंदर समाहित होते हैं, और बहुत पराक्रमी होते हैं, वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और ऐसा हमने भारत में देखा है। तो फिर उसको कहा गया कि ये बताओ कि भाई उस पर हमें विजय प्राप्त करना है, उसको गुलाम बना के रखना है, तुम्हारे नजर में क्या करना चाहिए और कैसे गुलाम बन सकते हैं भारतवासी? तो उसने तो बताया बहुत चीजें, लेकिन मैं 2 चीजें बताता हूं। उसका सबसे महत्वपूर्ण था कि भारत का गुरुकुल परंपरा को ध्वस्त करें।
गुरुकुल परंपरा मतलब एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दीजिए, और जब ये ध्वस्त करेंगे और जब उसमें अंग्रेजियत सिखाई जाएगी, मतलब ध्वस्त करने का मतलब उसको बैन लगा देना, बैन लगना है। अंग्रेजों ने एजुकेशन एक्ट जो पारित किया था वो पूरी ये गुरुकुल व्यवस्था को बैन उन्होंने किया था, ठीक है। तो उसने ये कहा था कि जब वो बैन हो जाएगा तो वो हमारी गिरफ्त में आ जाएंगे, जो हम सिखाएंगे वही वो सीखेंगे, और जो वो सीखेंगे और हम अंग्रेजियत सिखाएंगे तो अंग्रेजियत मानसिकता का ही वो बनेंगे। तो दो तरह से वो दिखेंगे, कपड़ा तो पहनेंगे हिंदुस्तानी, टोपी लगाएंगे और ये खादी का चोला पहनेंगे सिर्फ दिखावा के लिए, लेकिन उनका मानसिकता जो होगा, उनकी जो सोच होगा, उनको करनी और जो कथनी होगा वो अंग्रेजियत वाली होगी, वो हमारी होगी, वो पैसाचिक होगी। तो इसलिए एजुकेशन पर उनका उसको बैन कर दीजिए। और दूसरा उन्होंने क्या कहा था कि उनको जो शक्तियां मिलती है वो आध्यात्मिक बल से मिलती हैं शक्तियां, और आध्यात्मिक शक्तियों का स्रोत कौन सा है? वेद है, उनके शास्त्र हैं और उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मनुस्मृति है। इन सब को बैन लगा दिया जाए, सब पर बैन लगा दिया जाए, क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियां यहीं से उनको मिलती हैं और यहीं से वो पुरुषत्व को प्राप्त होते हैं और यहीं से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पैशाचिक शक्तियों से भी लड़ते हैं, हमसे भी लड़ते हैं और प्रकृति का रक्षा भी करते हैं। ये दो चीज उसने कहा था। तो ये षड्यंत्र की उसमें अंदर मैं नहीं जाऊंगा, वो कभी विषय आएगा तो मैं बताऊंगा उस पर। आप समझिए कि हम कितना समृद्ध थे कि उस समय हर परिवार को 1935 में 11 किलो सोना उस समय बांटता तो मिलता, और आज हर परिवार को 1.25 किलो सोना मिलता। इतना हम वहां पर समृद्ध थे। तो लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में सही कहा था, भारतवासी सोने चांदी के सिक्कों को गिनते नहीं। ये भी कहा था उसने कि भारतवासी सोने और चांदी के सिक्कों को गिनते नहीं हैं, बल्कि किलो और मन में तौल कर रखते हैं, किलो और मन में तौल कर रखते हैं। क्योंकि भारत में क्योंकि हर भारतीय के घर में सोने चांदी हीरे मोती का ढेर ऐसा लगा रहता है जैसे गेहूं चावल अनाजों का ढेर रखा रहता है, और ऐसा ही हमने देखा है। तो उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब मैकाले ने कहा था, और इसके कहने अनुसार ही भारत को में और तेजी से यहाँ से लूटा गया। यहाँ पर तो यह ब्रिटेन का हाफिंग्स यूनिवर्सिटी का शोध पुस्तक इंडियाज पेपर करेंसी डिपार्टमेंट 1862 से 1935 ए से काशी करेंसी बोर्ड में उल्लिखित भारत के सोने की शोषण एवं लूटपाट का प्रमाणिक दस्तावेज, जो कि आज भी उपलब्ध है, लेकिन इस पर कोई भी बात नहीं करता, कोई भी लेखक चर्चा भी नहीं करता, और कोई मीडिया में इसको बोलता ही नहीं है कि अंग्रेज कितना लूट के लेके चले गए और कितना हमें मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। इस पर कोई वाद विवाद होता ही नहीं है। तो एक हमने आंकड़ा निकाला, ठीक है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 800 टन सोना है, और ये ब्रिटेन का ही रिसर्च पेपर है कि लगभग 43,67,000 टन सोना भारत से लूटकर अंग्रेज लेके गए। तो आज के हिसाब से 546 गुना ज्यादा सोना लूटकर लेके चले गए। तो इसका कीमत जरा लगाए, कितना कीमत होता है इसका। तो अगर आज 34 लाख करोड़ रुपया का करेंसी भारत में है, तो 546 से गुना करना पड़ेगा, और जब गुना आप करेंगे तो ये आता है 18,564 लाख करोड़ रुपया, यानी 18,564 लाख करोड़ रुपया भारत से अंग्रेजों ने सोना और चांदी में लूट करके यहां से गया। ये समझिए कितना बड़ा रकम है।
5 से 64 लाख करोड़ रुपया। अगर भारत की बजट पर अगर नजर डालें तो भारत का कुल जो खर्चा होता है एक साल में, कुल जो खर्चा होता है भारत सरकार का, वो लगभग 18 लाख करोड़ रुपया होता है पूरे एक साल का। तो जरा आंकड़ा लगाएं कि ये पैसा कितना है। तो अगर हम भागा अगर इसमें देंगे 18,564 और भागा में 18 लाख करोड़ रुपया, तो ये आता है 1032 लगभग। यानी कि अगर ब्रिटेन जितना लूट के लेके गया सोना और चांदी, उसको वापस अगर मंगवा लिया जाए, ठीक है, तो भारत में बिना टैक्स के, बिना कुछ रुपया मांगे भारत को 1032 सालों तक ये चलता रहेगा। यानी 1032 साल में जितना खर्च होगा भारत के अंदर, उतना वो लूट कर यहां से लेके चले गए सोना और चांदी में। तो ये सपना उनका पूरा हुआ कि नहीं? 1935 में उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने इसीलिए लागू कर रहा हूं ताकि भारत को 1000 साल तक मैं गुलाम बना कर रखूं और शोषण करके रखूं। और उतना पैसा तो 1935 में ही वो लूट कर लेके चले गए। जितना भारत सरकार खर्च करती है 18 लाख करोड़ रुपए, और जितना 1032 सालों में, आने वाले सालों में जितना खर्च होगी आज के हिसाब से, उतना तो पैसा लूट के लेके चले गए। और हम हाथ पे हाथ मलते रह गए, सवाल तक नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? हम जब छोटे छोटे थे तो हमें खिलाने के लिए हमारा मतलब माँ और बहन या फिर आजी एक लोरी सुनाया करती थी। और वो लोरी क्या था कि बबुआ सू जा। और खिलाने के लिए क्या कहती थी? चंदा मामा आरे आवा, बारे आवा, नदिया किनारे आवा, आ सोना के कटोरावा में दूधा भाता ले ले आवा, अब बबुआ के मुंह में घूट। ये जो स्लोगन है आज भी चलता है। बिहार के आप अंदर आइए, हर घर में ये स्लोगन आपको सुनने को मिल जाएगा कि चंदा मामा आरे आवा, बारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोना के कटोरावा में दूधा भाता लेके आवा, बबुआ के मुंह में घूट, और अच्छा खाता है। तो हम लोग सोना के कटोरी में खाने वाले लोग हैं और खाते थे। सोना और चांदी के कटोरी में खाने वाले लोग आज कागज का पत्तल भी उनको उपलब्ध नहीं है। हम इतना गिरे हुए इंसान बन चुके हैं, इसकी आप अनुमान नहीं लगा सकते कि हम कहां से कहां तक आ गए। और हमने आपको बता दिया कि 1032 सालों तक जितना खर्च होता भारत सरकार का, उतना अंग्रेज लूट के यहां पे चले गए। कोई भी राइटर लिखने को तैयार नहीं है, न बोलने को तैयार है, न कोई पत्रकार बोलने को तैयार है, न मीडिया में दिखाने वाला है, और न ये नेता बोलने वाले हैं और न दिखाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि हम जिस पर शासन कर रहे हैं वो मुर्दे लोग हैं, मुर्दे और महामूर्ख लोग हैं। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू। मुर्दे और महामूर्ख। आपको एक बात समझ लेनी पड़ेगी अपने अस्तित्व के बारे में कि आप कौन हैं, यह भी आपको नहीं पता है। लोग झंडा लेकर आगे चलते हैं कि मैं तो सनातनी हूं, सनातन का रक्षक हूं। सनातन का उसे स नहीं पता है। सनातन भारतीय संविधान नाम का मैंने जब पुस्तक लिख दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती का उसमें फोटो लग गया, तो अनेक वर्गों के लोग मेरे ही किताब के जलाने के पीछे पड़ गए। ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती का फोटो लगाता है और ये तो अंग्रेजों के चाटुकार थे, ये तो एजेंट थे, ये तो सनातन का रक्षक नहीं थे, ये तो भक्षक थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का निषेध करवाया था, तरह तरह की बातें इन्होंने कहा। ये तो ब्राह्मण होकर के आर्य लिखता है। बहुत सारे लोग हमको इस
लांछन पर लगाए कि ये तो भूमिहार है, ये तो परशुराम का वंशज है, भूमिहार है। अब भूमिहार होने के बाद में ये नाम के अंदर आगे आर्य लगाता है, नहीं लगाना चाहिए इसको। और अपने आप को हिंदू महासभा का ठेकेदार बन के और घूमते हैं, और हिंदू का ह नहीं पता है उनको, क्योंकि ये महामूर्ख और नालायक लोग हैं। क्योंकि ये हिंदू कहते हैं अपने आप को, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या बनाओगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू का मतलब क्या है पता है तुमको? अपने अस्तित्व का नहीं पता है। कई बार बोल चुका हूं कि हिंदू शब्द न भारतीय शब्द है, न भारतीय भाषा के किसी भी डिक्शनरी का शब्द है, और न हिंदू शब्द कोई भी धर्म ग्रंथ का शब्द है। क्योंकि हिंदू नाम दिया गया है, जिस प्रकार से इंडियन शब्द दिया गया है उस प्रकार से हिंदू शब्द भी दिया गया है, और ये समझने को तैयार नहीं है। आप अपने धर्म ग्रंथों में दिखाओ कि हिंदू का मतलब क्या होता है। रामायण में आप नहीं दिखा पाएंगे, महाभारत में आप नहीं दिखा पाएंगे, अपने इतिहास ग्रंथों में नहीं दिखा पाएंगे, 18 पुराण में नहीं आप दिखा पाएंगे, कोई भी धर्म ग्रंथ में नहीं दिखा पाएंगे। न वेद शास्त्र पुराण में आप दिखा सकते हैं, और न ब्राह्मण ग्रंथों में आप, न शास्त्र में आप दिखा सकते हैं। और फिर मानते हैं कि ये तो राम भगवान परशुराम कृष्ण, वो सभी तो आर्य थे, कोई हिंदू नहीं था। तुम क्यों हिंदू बने हुए हो? क्योंकि तुम मूर्ख हो। क्योंकि हिंदू का मतलब होता है मूर्ख, महामूर्ख, दास होता है। कभी डिक्शनरी खोल के तो पढ़ा करो। हिंदू शब्द का मतलब होता है मूर्ख, महामूर्ख, शराबी, कबाबी, दगबाज, बदमाश, काला और काफिर। और मुसलमान सही कहते हैं कि तुम काफिर हो और तुम्हारा मुड़ी काटना मेरा हक है। और उनका पैगंबर कहता है कि भैया हिंदू कौन है? ये तो काफिर है, इसका मुड़ी काटो। तो तुम उसी लायक हो, क्योंकि तुम अपने अस्तित्व को भूल गए हो। मैं कौन हूं? उर्दू के डिक्शनरी में जाकर देख लेना, फारसी के डिक्शनरी में जाकर देख लेना, अरबी के डिक्शनरी में देख लेना कि हिंदू का मतलब क्या होता है। और नहीं पता है तो www.jetland.com में जाकर देख लेना कि हिंदू का मतलब क्या होता है। तो अपने आप को तुम तक खुद ही मूर्ख कह रहे हो, अपने आप को इंडियन कह रहे हो। इंडियन का मतलब क्या होता है? मूर्ख। आई एम प्राउड ऑफ इंडियन, ये बोल रहे हो। प्रधानमंत्री भी यही बोल रहा है, राष्ट्रपति भी यही बोल रहा है, लेखक भी यही बोल रहा है, प्रचारक भी यही बोल रहा है, हिंदू महासभा के झंडा लेकर चलने वाला वही बोल रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे। भारत माने हिंदुस्तान कैसे हो गया? जब पाकिस्तान माने पाकिस्तान होता है, श्रीलंका माने श्रीलंका होता है, चीन माने चीन होता है, तो भारत बराबर हिंदुस्तान कैसे हो गया? भारत बराबर इंडिया कैसे हो गया? कि हिंदू मतलब मूर्ख होता है, हिंदू मतलब दास और गुलाम होता है, और गुलाम के रहने वाले जगह को ही हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदू जिस स्थान में रहते हैं उसको हिंदुस्तान कहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पर FIR करो, अभी करो, जाकर के सुप्रीम कोर्ट में करो। और मैं आकर यही बात वहां पर कहूंगा। कोई भी वकील मेरे बात को काट नहीं पाएगा। काटने के लिए डिक्शनरी खोलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और निष्कर्ष में यही पाओगे कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। तो ये समझौता के तहत हुआ था कि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि भाई भारत का नाम इंडिया रखा जाएगा, इंडिया के नाम से प्रचारित किया जाएगा पूरे विश्व में, और भारत के भूमि पर जो कोई भी रहेगा उसको भारतीय नहीं कहा जाएगा, उसको इंडियन के नाम से संबोधित किया जाएगा, कहा जाएगा। क्योंकि भारतीय वो लोग नहीं कहते थे। जानते हो क्यों? यही दुरात्मा गांधी अपने आप को राष्ट्रपिता कहने के लिए, कहलवाने के लिए वो चला गया था कहां? बंगाल के नोआखाली में। यानी 15 अगस्त 1947 को यह दुरात्मा गांधी दिल्ली में नहीं था, यह अंग्रेजों का चाटुकार। इसको तो क्या करना चाहिए था? अगर ये सही होता तो ये तो जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के विरोध में इसको खड़ा होना चाहिए था, और इसको कहना चाहिए था कि देश में कोई आजादी नहीं आ रही है, कोई हम स्वतंत्र नहीं हो रहे हैं, हम परतंत्र हैं। आज भी हैं ये सत्ता के लालची लोग,
ये सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं और उसको धिक्कार करना चाहिए था, लेकिन मुंह छुपा करके भाग गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का दर्जा लेना था उसको। जब 15 अगस्त 1947 बीत गया और लोग गए पत्रकार, तो अपने मन से दुरात्मा गांधी ने कहा कि ये तो सत्ता परिवर्तन के जो लालची लोग हैं उसको अपने पद को हथियाने के लिए ये तो सत्ता का परिवर्तन उन्होंने किया है और हम अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो गए। उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत में क्या बदला, क्या यहाँ के तंत्र बदले, क्या यहाँ के नीति नियम कानून बदले, क्या यहाँ के व्यवस्था बदले, क्या बदला। उनको सवाल पूछना चाहिए था। पत्रकार को जवाब में ये बताना चाहिए था कि पूरे भारतवासी तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हें कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 99 साल का कि जब मर्जी तब लोग आ जाएंगे यहाँ पर अंग्रेज। क्योंकि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ का ही गवर्नर जनरल था। अगले 7 महीना भारत का ही गवर्नर जनरल बना रहा। लेकिन दुरात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको तो सत्ता के मद में छूर है कि मुझे तो मिल रही है राष्ट्रपिता का दर्जा मिलेगा मुझे। ये कमेंट किया था कांग्रेसियों ने कि राष्ट्रपिता का दर्जा आपको दिया जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय जो पत्रकार थे वो मर गए थे? क्या लेखक थे वो मर गए थे जो इस पर उन्हें सवाल नहीं किया कि राष्ट्रपिता का दर्जा क्यों दुरात्मा गांधी को देना चाहिए? राष्ट्रपिता का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं कि हमारा देश कौन सा है? भारत। भारत क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और हम चूंकि भारत के भूमि पर रहते हैं और भारत की भूमि हमें पालन और पोषित करती है, हमें सब चीज हो जाती है जिससे हम जिंदा रह सकें, इसलिए उसको हम माता मानते हैं, यानी भारत माता मानते हैं। तो राष्ट्र का माता भारत माता, लेकिन ये राष्ट्र का पिता कौन हो गया? दुरात्मा गांधी। समझो इस बात को कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि भारत माता, और भारत माता का कौन पति है? भारत और माता। भारत पुल्लिंग शब्द है और भारत माता भारत की धरती जिस पर हम रहते हैं। तो इसके भूमि को तो तुम राष्ट्र मान लिए, राष्ट्र माता बोल दिए कि राष्ट्र माता भारत माता, और एक बोलता है राष्ट्र पिता, यानी कि दोबारा शादी करा दिए। किसका? पति बना दिए राष्ट्र माता, यानी राष्ट्र माता का आपने पति बना दिया। किसको? दुरात्मा गांधी को। क्या जब दुरात्मा गांधी पैदा नहीं लिया था इस धरती पर, उस समय भारत माता का अस्तित्व नहीं था या भारत का अस्तित्व नहीं था? तो तुम तो बेश्या बना दिए। किसको? भारत माता को बेश्या बना दियो, तुम रंडी बना दिया, क्योंकि उसके 2 पति हो गए, एक तो भारत हो गया और दूसरा ये दुरात्मा गांधी हो गए। और यहीं धोखा खत्म नहीं हुआ, परिवार को भी इसने बना दिया कि अगर वो पिता है तो उसके पुत्र भी है, यानी कि दुरात्मा गांधी और भारत माता का पुत्र कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। तो उसको भारत के देश ने क्या मान लिया? चाचा मान लिया कि ये हमारा चाचा है। चाचा कहां से आ गया भाई बीच में? नहीं, अंग्रेज जो कहेंगे वही हम मानेंगे। अंग्रेज कहेगा कि मैं लॉर्ड हूं, लॉर्ड कर्नल, जितने भी यहाँ पर गवर्नर जनरल आए सब अपने आप को लॉर्ड कहे कि मैं तो भगवान हूं। अब भारत के आदमी क्या है? तो वो तो गुलाम है, गुलामी करने के लिए बने हैं। और वो जो कहते गए वो हम मानते गए और उनके गुलामी में इतनी हम गिर गए कि हमारे मानसिक और बुद्धि भी खत्म हो गई। हमने चाचा को भी मान लिया और कहा कि जब भारत माता का पति बन सकता है दुरात्मा गांधी और दोनों का बेटा बन सकता है कौन? जवाहरलाल नेहरू, तो भाई इसका वंश भी तो होगा। तो वंश में मान लिया बाबा। तो इस देश का बाबा कौन है? भीमराव अम्बेडकर। दादा,
ये क्या चक्कर चल रहा था? और चाचा है तो चाची भी होगी, और चाची कौन? इंदिरा गांधी। और चाचा चाची होंगी तो भाई भतीजा भी होगा, तो संजय गांधी और राजीव गांधी। अब ये हम मानते हैं, अभी भी हम मानते हैं कि राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी। तो जब हमने अपने माँ को ही बेच दिया तो अपने बहू और बेटियों को कैसे तुम बचाओगे? इसीलिए तो कानून बना दिया गया। कौन सा कानून? ये कानून बना दिया गया, आज भी समझ लीजिए, वो भाग में आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, कि अगर आप पति पत्नी हैं, अगर पत्नी किसी बॉयफ्रेंड को बुलाकर आपके कमरे के बाहर या होटल में जा करके और संभोग क्रिया करती है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते और ना जाके आप FIR लिख सकते हैं, क्योंकि जीने के अधिकार का उसका हनन हो रहा है। ये कानून बन चुका है। आपकी पत्नी जो करे, जो रंडीबाजी करे, वेश्यावृत्ति करे, आप उसको रोक नहीं सकते। यहां तक कि आपके घर का परिवार, कोई भी परिवार रोक नहीं सकता। यहां तक कि लड़की का भी कोई भी परिवार रोक नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई जीजा जी साथ अन्याय क्यों कर रही हो, किसी और के साथ क्यों जाके सो रही हो। ये बोलने का अधिकार भी छीन लिया गया है। कानून को थोड़ा सा पढ़िए ना, नहीं पढ़ सकते तो किसी पुलिस वाले से पूछिए, किसी वकील से पूछिए कि ऐसा कानून बना है कि नहीं बना है। ये तो जानते हैं ना कि लड़कियों की शादी 18 से 21 साल कर दी गई है, लेकिन 21 साल से पहले कोई भी लड़की किसी के साथ सो सकती है, डेट पर जा सकती है, शारीरिक संबंध बना सकती है और कोई भी उसको रोक नहीं सकता। पिता अपने पुत्री को नहीं बोल सकता है कि तुम उसके साथ क्यों होटल में गई थी, क्योंकि जीने का हनन उसका हो रहा है। FIR होगा ही नहीं। वो उल्टे जो केस कर रहा है उस पर कार्रवाई होगा। थोड़ा सा कानून का अध्ययन तो करिए। तो जब हमने अपने माँ को ही बेच दिया और माँ को ही बेश्या बना दिया, भारत माता को ही बेश्या बना दिया, तो रह ही कहाँ गया हमारा परिवार? ये जो है ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला मैंने एक शर्त आज मैंने बताया, उस शर्त का नाम यह है कि भारत का नाम इंडिया रहेगा और इंडिया के नाम से ही पूरे विश्व में इंडिया के नाम से ही प्रचारित किया जाएगा। और भारत के भूमि पर जो रहेगा उसको भारतीय न कहकर इंडियन कहा जाएगा, INDIN मतलब गुलाम। दूसरा शर्त क्या था ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट का? दूसरा यह था कि ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए हिंदुस्तान में जो गुलामी का गान यानी गुणगान यानी जन गण मन अधिनायक जय है, सर रविंद्रनाथ ठाकुर जो लिखे थे, और जॉर्ज पंचम जब आया था यहाँ पर उसके गुणगान के लिए जब इन्होंने गाया था, तो उसके विषय में अंग्रेजों ने कहा कि भैया इसको आपको राष्ट्रगान के रूप में घोषित करना ही पड़ेगा। और ये ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में साइन हुआ कि हाँ भाई करना पड़ेगा और ये अनिवार्य होगा। और इसी समझौते में यह भी था कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, हिंद देश का क्या प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। और इससे संबंधित जितने भी भारतीय परंपरा के गीत हैं उस पर बैन लगाया जाएगा। मतलब वो राष्ट्रगान नहीं है, सिर्फ यही है जन गण मन अधिनायक जय है। यानी भारतीय परंपरा के सभी राष्ट्रवादी गीत संगीत, उसके रहन सहन, खान पान, पहनावा, संस्कृति आदि को धूमिल व नष्ट करने का कार्य गवर्नमेंट करेगा, यानी सरकार करेगा। तथा भारत के संसद भवन में वंदे मातरम गीत अगले 50 साल तक नहीं गाया जाएगा। और वंदे मातरम गीत को लेकर के मुसलमानों में भ्रम फैलाया जाएगा। ये संधि का हिस्सा था। और चूंकि हम जानते हैं कि भारत के संसद भवन में कभी भी वंदे मातरम 1997 के पहले
नहीं गाया गया, एक बार भी नहीं गाया गया, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट का में वो लिखा हुआ था। भाई समझौता है ये, आप वंदे मातरम आप संसद भवन के अंदर अब नहीं गा सकते 50 साल तक, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि हम भारत को फिर से गुलाम बना लेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएंगे 50 साल के अंदर, और फिर जिस प्रकार से शासन है उसी तरह से शासन हम यहाँ पर करने लगेंगे। इसलिए उन्होंने 50 साल रखा। अगर उनको ऐसा अनुमान होता कि नहीं 50 साल से ज्यादा भी वंदे मातरम को बैन करना चाहिए तो वो कर देते, लेकिन 50 साल ही उन्होंने बैन रखा। समझौता का तीसरा शर्त यह था कि क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर अंग्रेजों के हवाले करनी होगी। सभी क्रांतिकारियों और देशभक्तों को आतंकी और आतंकवादी घोषित किया जाएगा। ये समझौता का हिस्सा था कि जितने भी देशभक्त हैं, जितने राष्ट्रवादी या वीर क्रांतिकारी हैं, सबको देशद्रोही घोषित किया जाएगा। ये समझौता का हिस्सा था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर उसके सेना में कार्यरत जितने भी लोग हैं उनको जेल में डाला जाएगा या उनका प्रभाव छीण भिन्न कर दिया जाएगा। ये समझौता में था। यही कारण है कि कई वर्षों तक ICSE अर्थात ICSE का मतलब क्या होता है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पाठ्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई ये सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, मंगल पांडे जैसे न जाने कितने देशभक्त और वीर क्रांतिकारियों को उसमें आतंकवादी के रूप में पढ़ाया जाता रहा। ICS यानी कि इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पाठ्यक्रम में बताया जाता रहा कि भाई चंद्रशेखर आजाद कौन है तो आतंकवादी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल कौन है तो आतंकवादी है, रोशन सिंह मंगल पांडे कौन है तो आतंकवादी थे, और सरदार भगत सिंह कौन थे तो आतंकवादी थे। ये पढ़ाया जाता रहा। ये किसकी, इससे क्या सिद्ध होता है? हमारे पत्रकारों का जो मीडिया का वो है चौथा स्तंभ जिसको बोलते हैं, सब मौन है। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है, ताकत, और न लिखने की ताकत है न बताने की ताकत है। तो ये षड्यंत्र का ही हिस्सा है कि जो बोलेगा उस हम वैसे मतलब हम जैसे लोगों को पकड़ के और जेल में किसी भी तरह से ठूस देना है, या तो फांसी चढ़ा दो या फिर ऐसे उलझन में डाल दो कि कभी जेल से बाहर निकल ही नहीं पाए। तो ये षड्यंत्र का हिस्सा था। पांचवी शर्त ये था कि भारत से व्हीलर बुक स्टोर नहीं जाएगा। व्हीलर नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था, बहुत शैतान था, दरिंदा था, बलात्कारी था, अत्याचारी था। और 1857 की जब क्रांति हो गई तो ये नाना साहब पेशवा के गांव बिठूर में गया था, और बिठूर में एक नील नाम का अधिकारी और एक बहुलर नाम का अधिकारी, ये दोनों ने मिल करके अगर अपने अंग्रेजी सेनाओं के साथ में 24,000 से अधिक लोगों का कत्ल करवाया था। चाहे वो बच्चा आज का जन्मा हो या आज कोई बूढ़ा मरने वाला हो, उन सब का कत्ल करवाया था। बच्चे को ऐसे हवा में उछाल करके और गोली मारता था, उनके आंखों को निकलवा लेता था, महिलाओं के स्तन को सिगरेट और चरस से दागता था, पूरे नंगा करके आप पूरे जुलूस निकालता था, और फिर सामूहिक रूप से बलात्कार करता था। महिलाओं के स्तनों को चिमटे से दबाता था जब तक खून न निकल जाए। एक शैतान होता है जो खून और आंख का आंसू देखकर बहुत बड़ा खुश होता है, उसका स्मेल सूंघता था। ये उसी प्रकार से राक्षस था व्हीलर।
और ये समझौते के ये इतना अत्याचारी है, इतना शैतान है कि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में अंग्रेजों ने बाकायदा एग्रीमेंट भी करवाया कि बहुलर जो बुक स्टॉल जो है वो भारत से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाहियात किस्म के कॉमिक्स निकलवाता था और यहाँ के शिक्षा तंत्र को ध्वस्त करने के लिए ये जितने भी धर्म ग्रंथ थी है उस सबको जलवा देता था, नष्ट भ्रष्ट करवा देता था। एक एक घर में वो देखता था किसके घर में रामायण है और किसके घर में गीता है और किसके घर में पुराण है, किसके घर के अंदर वेद शास्त्र रखा हुआ है, और उन सबको निकलवा करके और समूह के रूप से जला देता था और ये कहता था कि भाई आज के बाद जिसके घर में मैं देखूंगा तो हमारा दिमाग जिस प्रकार से करेगा मैं उस प्रकार से दंड दूंगा। हमारा दिमाग करे कि इसका उंगली काट देना चाहिए, उंगली काट दूंगा। हमारा मन करे इसका आंख निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र पढ़ रहा था, मैं आंखें निकाल लूंगा। तो जिस प्रकार से अपना मन करेगा उस प्रकार से मैं करूंगा। इस प्रकार से ये दरिंदा था, शैतान था। और 24,000 से ज्यादा बिठूर में सिर्फ इसने एक दिन के अंदर कत्ल करवाया। उसके लिए समझौता अंग्रेज कर रहे हैं कि ये बहुलर बुक स्टोर नहीं जाएगा, और नहीं गया। सरकार ने इसको बकायदा समर्थन दिया हुआ है। आज भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, किसी भी रेलवे स्टेशन पे, और बहुलर बुक स्टोर के नाम से कम 2 किताब का स्टॉल तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। जरा जाइए तो सही, स्टेशनों पे देखिए तो सही, सर्च मारिए कि बहुलर बुक स्टोर रेलवे स्टेशन पे है कि नहीं। तो उसमें यह था कि बहुलर बुक स्टोर जो ये है, जो कंपनी है बहुलर, ये भारत से नहीं जाएगा, ये भारत में ही रहेगा। तो ये समझौता का हिस्सा था। 6वां जो शर्त था ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट का, वो ये था कि अंग्रेज भारत छोड़ करके चले जाएंगे, किंतु इस देश में कोई भी कानून, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, नहीं बदला जाएगा। अंग्रेजियत यहाँ से ब्रिटेन नहीं जाएगा, अंग्रेजियत भारत में ही लागू होगा और उसको पालन पोषण करने का काम सरकार करेगी। तो क्या हुआ? अब यही कारण है कि आज भी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के बनाए गए जितने भी विधि और व्यवस्था, नियम कानून है, सब एज इट इज वही चल रहे हैं। अंग्रेजों ने तो कुल 23 प्रकार के टैक्स लिया करते थे भारतवासियों से, लेकिन सर्च मार के देखिए, आज हम लगभग 66 प्रकार का टैक्स देते हैं, चाहे राज्य सरकार को दो या केंद्र सरकार को दें, लेकिन टैक्स के रूप में 66 प्रकार के टैक्स हम आज दे रहे हैं। यानी कि ये गोरे अंग्रेज से भी काले अंग्रेज बाप के बाप निकले, शोषण करने में, दमन करने में, कुचलने में, हमें गुलाम बनाकर रखने में और शोषण करने में। लेकिन किसी भी पत्रकार को इससे कोई चिंता नहीं है। जैसे अंग्रेजों ने बना दिया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वही चल रहा है भारत में। 1947 में जब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था यहाँ पर, तो हमारे देश में 33% से ज्यादा जंगल हुआ करते थे, जंगल। लेकिन जब ये काले अंग्रेज आए तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में बहुत सारे इन्होंने संगठन को विस्तार किया, बहुत सारे लोगों को वैकेंसी दिया, अलग अलग जंगलों में भेज दिया, और उसका परिणाम यह है कि पूरे देश में आज 16% भी जंगल नहीं बचे हैं। यानी कि 1947 के बाद आज तक लगभग 50% से ज्यादा जंगल बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, और आए दिन जंगलों में पेड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, और जो जंगल में बसते हैं हमारे वनवासी लोगों, उनको आतंकवादी घोषित करके मारा जा रहा है। उनके संस्कृतियों पर, उनके रहन सहन पर प्रहार किया जा रहा है।
उनको अवैध बना करके और उनको लूटा जा रहा है, उनका घर छीना जा रहा है और उनका धर्म परिवर्तन कराने का काम सरकार ही करवा रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि ये षड्यंत्र का हिस्सा था। इंडियन पुलिस एक्ट कहां बदली है? जिस प्रकार से पुलिस हुआ करती थी ब्रिटिश सरकार में, उसी प्रकार से आज भी पुलिस हुआ करती थी। उसके हाथों में डंडा है और उसी प्रकार से धारा 144 लगती है। धारा 144 क्यों लगती है? ताकि 3 लोग 4 लोग का इकट्ठे कहीं भी आकर के बात नहीं करे, देश के हित में बात ना करे, समाज के हित में बात ना करे, परिवार के हित में बात ना करे। पुलिस उस समय भी डंडा मारती थी, आज भी डंडा मारती है। जब चर्चा आएगी आगे तो और इसको विस्तार में बताया जाएगा। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है, अब इसका नाम बदल करके इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कर दिया गया। इंडियन पिनल कोड, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन एडवोकेट एक्ट, जितने भी न्याय तंत्र का व्यवस्था है